हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज है हमारा 9th लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमी का, जहां पर हम कवर कर रहे हैं 1995 से लेकर 2018 तक के इकोनॉमी के पूछे हुए क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, राइट। तो हमने पहले 8 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने पहले 2 यूनिट्स देखे थे, जो था इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो लेक्चर 4 एंड 5 था उसमें हमने कवर किया इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद लेक्चर 6 एंड 7 में वी डिस्कस्ड इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल क्वेश्चंस। जो आपका लास्ट लेक्चर था लेक्चर 8, उसके अंदर में डिस्कस किए पहले 7 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के चैप्टर से, राइट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 लेक्चर 9 के अंडर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी कि 8th क्वेश्चन के साथ, अगर आप लास्ट लेक्चर को साथ में मिला लें तो। तुम्हारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। ये आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी थी और आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। जब भी आपको ये वर्ड एनी आए, मतलब कि किसी भी क्रॉप के लिए किसी भी सीजन में आपको फार्मर को यूनिफॉर्म प्रीमियम ही पे करना है 2% का। एनी वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ओनली कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिमिलरली एनी जो वर्ड है वो भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। उसको सुनकर भी, उसको देखकर, पढ़कर आपके कान अगेन खड़े होने चाहिए। तो क्या ऐसा ट्रू है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर क्रॉप के लिए जो प्रीमियम है वो 2% है? ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप। 1.5% भी है, 5% भी है, वो हम अगली साइड में देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप्स द प्रीमियम टू बी पेड बाय द फार्मर विल चेंज। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। आपका आंसर अब या तो बी है या आपका आंसर डी है। तो आपका आंसर ना ए हो सकता है ना सी हो सकता है। आपको ऐसे एलिमिनेशन के थ्रू 2 ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करना होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। जो ये योजना है इट कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। तो जब भी आप किसी स्कीम को पढ़ते हैं आपको उसके बारे में 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट कर रही हैं। नंबर 2, आपको कवरेज ऑफ द स्कीम पता होना चाहिए कि अगर किसी लोगों के लिए वो स्कीम बनाई गई है, ह्यूमन बींग्स के लिए बनाई गई है, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाई गई है, तो वो कौन सा सेक्शन है, उसको ढूंढा कैसे जाएगा। नंबर 3, उसके टारगेट्स क्या हैं। वो स्कीम में कोई टारगेट दिया गया है कि हमने कोई चीज़ को किस डेट तक कवर करना है। तो अगर आप ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी स्कीम वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कवरेज के ऊपर है। यहाँ पर क्योंकि फसल बीमा योजना है तो आपको क्रॉप्स कवरेज पता होनी चाहिए, आपको उसके लॉसेज वाली कवरेज पता होनी चाहिए कि कौन से क्रॉप्स के ऊपर लागू होती है, कौन से लॉसेज कवर होते हैं, क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज कवर होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो किस वजह से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो रहे हैं वो कवर होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 ओनली है। इस स्कीम के बारे में और पॉइंट्स जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर टॉपिक से, वो जनरली इन टॉपिक से पूछे जाते हैं जो कि इनपुट्स ऑफ द फार्मर है। यहां पर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी एक क्रिटिकल इनपुट होती है फार्मर के लिए। तो क्वेश्चन कहां से आ गया? इंश्योरेंस के ऊपर आ गया। सीड्स भी इनपुट है, क्वेश्चन सीड्स के ऊपर भी आए हुए हैं। कैपिटल इनपुट है, लेबर इनपुट है, लैंड इनपुट है। क्वेश्चन हर यहां से जितनी भी इनपुट्स बनती हैं फार्मर के लिए वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको ये स्लाइड सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज आपको इन इनपुट्स को अच्छे से पढ़ना है। इन इनपुट्स के रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, एग्जांपल कैपिटल के लिए गवर्नमेंट की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, तो ये स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर मेरा मकसद था आपको यह दिखाना कि इनपुट है इंश्योरेंस और क्वेश्चन कहां से आया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, जो कि इंश्योरेंस के इनपुट से रिलेटेड है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सबसे पहला ये कि इसको लॉन्च किसने किया था? क्या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने लॉन्च किया था या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था? तो ये स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब? 2016 में। और उसने क्या किया था? जो अर्लियर इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही थी इंडिया के अंदर, पहले चल रही थी, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इनको रोल बैक किया और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब आपको यह पता है कि कोई भी इंश्योरेंस स्कीम अगर होगी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फेलियर से बचाना या उसको शील्ड करना फार्मर को
अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर देना अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रॉप। अब जो क्रॉप का फेलियर है वो कैसे कैसे हो सकता है, वो कई तरीकों से हो सकता है, इसलिए सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं 9th पॉइंट कि यील्ड लॉसेज हो सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो सकते हैं, लोकलाइज्ड क्लैमिटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाए। तो यील्ड लॉसेज का जो रीजंस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, नेचुरल फायर एंड लाइटनिंग हो सकती है, स्टॉर्म हो सकता है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, टाइफून हो सकता है, हुरिकेन हो सकता है, टॉर्नेडो हो सकता है, फ्लड हो सकता है। आपको ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखनी है बिकॉज यूपीएससी आपसे इन चीजों के ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। उसके बाद एक बार आपने अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आपकी फसल खुले में मैदान में पड़ी है, फील्ड में पड़ी है, तो आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी हो सकते हैं। आपकी फसल जब खेत के अंदर पड़ी है तो हेल स्टॉर्म आ सकता है, साइक्लोनिक रेन्स आ सकती हैं, अनसीजनल रेन्स आ सकती हैं, उनसे आपकी हार्वेस्ट के बाद भी फसल खराब हो सकती है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, लोकलाइज्ड क्लैमिटीज हो सकती हैं जैसे कि लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अकरेंस ऑफ आइडेंटिफाइड लोकलाइज्ड रिस्क जैसे कि हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, इनंडेशन, क्लाउड बर्स्ट, नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग, राइट। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, मतलब पूरा रीजन इफेक्ट नहीं हुआ, पूरी स्टेट इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर जो आपके फील्ड हैं वो अफेक्ट हो गए। तो ये इस स्कीम की कवरेज है। क्या चीज, किस चीज को ये स्कीम कवर नहीं करती, एक्सक्लूजन क्या है, लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, मैलिशियस डैमेज एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क शैल बी एक्सक्लूडेड। तो अगर आपको यूपीएससी ये पूछती है कि जो वॉर के थ्रू लॉसेज हो रहे हैं, वॉर हो गया और उसके थ्रू लॉसेज हो गए फार्मर को क्रॉप के, क्या वो कवर होता है इसके अंदर, नहीं कवर होता। न्यूक्लियर रिस्क कवर होता है, नहीं कवर होता। प्लस एक 9th पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एड ऑन कवरेज देना है स्टेट्स ने ड्यू टू द अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्दो एक्सप्लिसिटली स्कीम के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन ये प्रोविजन जरूर मेंशन है दैट द स्टेट्स कैन कंसिडर प्रोवाइडिंग एड ऑन कवरेज फॉर क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से भी फसलें खराब होती हैं, राइट। तो ये चीजें सबसे पहले आपने कवरेज जान ली। उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन से फार्मर्स इस स्कीम के अंदर कवर हो रहे हैं। तो ये जो स्कीम है ये कंपलसरी है लोनी फार्मर्स के लिए, मतलब जो फार्मर्स ने लोन्स लिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शनल है अदर या फिर नॉन लोनी फार्मर्स के लिए। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो लोनी फार्मर्स हैं, जिन्होंने क्रॉप लोन लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर लोन लिया है, उनके लिए तो ये स्कीम कंपलसरी है। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज नहीं ली हुई है, क्रॉप लोन नहीं लिया हुआ, नॉन लोनी फार्मर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। कौन से क्रॉप्स को कवर करती है ये जो स्कीम है, ये फूड क्रॉप्स को कवर कर रही है। और फूड क्रॉप्स में क्या क्या आ रहा है, सीरियल्स आ रहे हैं, मिलेट्स आ रहे हैं और पल्सेस आ रहे हैं। ऑयल सीड्स को भी कवर करती है और एनुअल कमर्शियल एज वेल एज एनुअल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को भी ये स्कीम कवर करती है। क्या सारे क्रॉप्स कवर कर रही है, नो। तो फूड क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, एज वेल एज हॉर्टिकल्चरल एंड कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनको ये स्कीम कवर करती है। और प्रीमियम का जो रेट है वो क्रॉप्स के हिसाब से डिफरेंट है। क्या क्या प्रीमियम का रेट है, 2% प्रीमियम का रेट है जो कि फार्मर पे करेगा फॉर ऑल द खरीफ फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, 1.5% है राबी फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए और 5% है एनुअल कमर्शियल या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। तो आपकी जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी कि सब क्रॉप्स के लिए जो प्रीमियम है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत थी। खरीफ के जो फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके लिए 2% है, राबी के जो फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके लिए 1.5% है, और जो कमर्शियल या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके लिए जो प्रीमियम पेएबल बाय द फार्मर है, मैक्सिमम पेएबल प्रीमियम, वो है 5%। अब बाकी का प्रीमियम कौन पे करेगा, अब बाकी का जो प्रीमियम है वो पे करेगी सेंटर एज वेल एज स्टेट, उनके बीच में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो एक काइंड ऑफ सब्सिडी दी जा रही है। तो जो फार्मर है वो कम प्रीमियम पे कर रहा है, जो बाकी का बचता हुआ प्रीमियम है वो इक्वली डिवाइड किया जा रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब इस स्कीम के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं, प्राइवेट है, क्या पब्लिक है, कि दोनों है, दोनों है। तो पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही हैं। आपने ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड या पब्लिक स्टेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं। तो आपको ये चीजें इस स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम अगर है जो कि इनपुट्स ऑफ द फार्मर से रिलेटेड है, वो आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। जितनी भी इनपुट्स है फार्मर के लिए, उसके ऊपर लागू होने वाली कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे पूछा था यूपीएससी ने 2016 में, फाइन। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये इसके अंदर आपने एलिमिनेशन वाला थोड़ा सा टेक्निक लगानी है, तिकड़म लगाने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। स्कीम कौन सी है, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रोडक्शन।
इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, सॉरी, राइट। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर नहीं थी उस टाइम पर भी, ईयरबुक के अंदर भी ये स्कीम, जहाँ तक मुझे याद है, ये स्कीम नहीं पाई गई थी, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट स्कीम आपको ना लगे, आपको लगे कि यार ये स्कीम तो इंपॉर्टेंट नहीं है या ये मैंने स्कीम कभी सुनी नहीं है, उसके ऊपर भी यूपीएससी एक आधा क्वेश्चन पूछ सकती है। वहां पर आपको उस क्वेश्चन को स्ट्रेट अवे छोड़ नहीं देना, बल्कि कोशिश कर रही है कि क्या एलिमिनेशन से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जनरली ये देखा गया कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहे होते हैं। यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन में ही एक हिंट ड्रॉप किया होता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन इजी बन सकता है। यहां पर देखते हैं कि वो इजी बनाने का तिकड़म क्या है। पहली स्टेटमेंट है कि जो ये इनिशिएटिव है, इट एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द improved production and post harvest technologies and to demonstrate value addition techniques in an integrated manner with cluster approach। पहली स्टेटमेंट तो ये है। सेकंड देखते हैं कि जो पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ट्राइबल फार्मर्स हैं, दे हैव लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम। तीसरा क्या है, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज फार्मर्स ऑफ commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipment। अब यहाँ पर कैच क्या है कि जो मिलेट्स प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं होता है कि यार मिलेट्स की जो प्रोडक्शन है वो देश के अंदर, इंडिया के अंदर रेन फेड एरियाज में ज़्यादा होती है, इरीगेटेड एरियाज के अंदर कम होती है। इसको आपने कहीं ना कहीं एमएसपी के साथ भी लिंक करना है कि जो इरीगेटेड एरियाज हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राइट, इन एरियाज के अंदर क्या हो रहा है कि एक वीट और राइस का साइकिल चला हुआ है, या फिर वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिसकी एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट आके प्रोक्योर कर लेती है मार्केट में से। तो ऐसे जो मिलेट्स वाले क्रॉप्स हैं या मिलेट्स की जो प्रोडक्शन है वो रेनफेड एरियाज में होती है, बिकॉज इनको नंबर वन, जो गरीब फार्मर है, जो ड्राईलैंड फार्मिंग कर रहा है, जो रेनफेड फार्मिंग कर रहा है, जिसके पास एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, सबसे पहले तो मिलेट्स वो लोग ज्यादा उगा रहे हैं। इसलिए क्या आपको कहीं ना कहीं थर्ड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्या है मिलेट्स वाली स्कीम का, कि कमर्शियल क्रॉप्स जो लोग उगा रहे हैं उनको शिफ्ट कर देना मिलेट कल्टीवेशन पर। क्या ऐसा हो पाएगा कि जो लोग ऑलरेडी कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी मार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोग अमीर हैं, जिनके फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, जिनके पास इक्विपमेंट भी है, मशीनरी भी है, लेबर भी है, क्या वो शिफ्ट होंगे मिलेट कल्टीवेशन पे? क्या ऐसी हमको स्कीम लॉन्च करेंगे कि कमर्शियल क्रॉप से मिलेट कल्टीवेशन कर लें, जो कि ऑलरेडी रेनफेड एरियाज के अंदर हो रही है? तो थर्ड स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप थर्ड को एलिमिनेट कर लेते हो तो आपके पास क्या बचता है, एक ए बचता है और एक सी बचता है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मिलेट प्रोडक्शन कहां पर हो रही है, रेनफेड एरियाज के अंदर हो रही है, जहां पर एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है। तो उनको कौन कर रहा होगा? उनको स्मॉल फार्मर्स कर रहे होंगे, पुअर फार्मर्स कर रहे होंगे, मार्जिनल फार्मर्स कर रहे होंगे, जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, जिनके पास कैपिटल टू इन्वेस्ट कम है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी मिलेट की प्रोडक्शन की जो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक नॉलेज है, उससे लिंक हो रही है कि आपको अगर पता है कि मिलेट की प्रोडक्शन रेनफेड एरियाज में होती है, ड्राईलैंड एरियाज के अंदर होती है, इसको गरीब फार्मर्स करते हैं, तो स्कीम हो सकता है कि पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर रही हो, तो टू स्टेटमेंट सही हो सकती है। तो तुक्के के तौर पे आप 1 और 2 कर सकते थे, ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट मानता हूं, राइट, लेकिन एलिमिनेशन से आप तुक्का लगा सकते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 ओनली। इसीलिए अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैंने पहले मिलेट्स से स्टार्ट किया है कि मिलेट्स कहां पर ग्रो होती हैं, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन से आप एलिमिनेशन लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो मिलेट से रिलेटेड है। नंबर 1 आपको यह जानना है कि जो मिलेट्स हैं वो लार्जली ग्रो किए जाते हैं इंडिया के अंदर रेनफेड कंडीशंस में, राइट, और ये जो मिलेट्स हैं ये कम रेनफॉल के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं। 300 mm की अगर रेनफॉल मिल जाए तो मिलेट्स ग्रो कर लिए जाते हैं। ऐसी रेनफॉल के अंदर या इस अमाउंट ऑफ रेनफॉल में वीट और राइस ग्रो नहीं किए जा सकते, इसलिए ये रेनफेड एरियाज के अंदर ग्रो आराम से हो जाते हैं। नंबर 2, ये मिलेट्स जो है ये सप्लीमेंट करते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ह्यूमन बींग्स की भी और लाइफ स्टॉक्स की भी रेनफेड एरियाज के अंदर। नंबर 3, मिलेट्स हार्डी क्रॉप्स भी हैं और ट्रैप क्रॉप्स भी हैं। अब हार्डी क्रॉप्स क्या होते हैं, ट्रैप क्रॉप्स क्या होते हैं? ट्रैप क्रॉप वो क्रॉप होता है जो कि लगाया जाता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट और द पेस्ट फ्रॉम अनदर क्रॉप, ताकि जो हमने क्रॉप लगाए वो खराब ना हो, ये वाले क्रॉप की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ट्रैप क्रॉप की तरफ इंसेक्ट्स या पेस्ट अट्रैक्ट हो जाए, ताकि ज्यादा ज्यादा पेस्टिसाइड डालने की हमें जरूरत ना पड़े। और हार्डी क्रॉप्स क्या होते हैं? हार्डी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो जनरली सर्वाइव कर जाते हैं फ्रीज को, फ्रॉस्ट को, कोल्ड स्नैप को, राइट। तो ये जो मिलेट्स हैं ये हार्डी क्रॉप्स भी हैं और ये ट्रैप क्रॉप्स भी हैं, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स की, केमिकल पेस्टिसाइड्स की
कम है एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि मिलेट प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। वो कौन से हैं? एक है INSIMP, जिसके ऊपर यूपीएससी ने आपसे 2016 में क्वेश्चन पूछा था, दैट इज इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। तो एक तो ये इनिशिएटिव है, इसके ऊपर तो यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया। आपको ये याद रखना है कि ये एक पार्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, RKVY का। एक और प्रोग्राम गवर्नमेंट का है मिलेट्स के लिए, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। एक और है इंटीग्रेटेड सीरियल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कोर्स सीरियल्स बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम्स एरियाज। तो ये वाली तीन बेसिकली स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स कह लो, प्रोग्राम्स कह लो, जो कि मिलेट्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं। उसके बाद जो ये वाली स्कीम है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था INSIMP, इसका एक एम क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द इंप्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इन द कंट्री। दूसरा इसका एम क्या है कि एक तो इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ानी है मिलेट्स की, दूसरा है कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करके इन्होंने कंज्यूमर डिमांड को भी इंप्रूव करना है ताकि इंसेंटिव मिल सके मिलेट्स को प्रोड्यूस करने का फार्मर्स को। फाइन, तो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका माइक्रो इरिगेशन के ऊपर बेस्ड। आपको तीन चीजें दी गई हैं और आपको ये बताना है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। ये 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसमें यूपीएससी ने आपसे ये पूछा कि अगर माइक्रो इरिगेशन की जाती है तो क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नंबर 1, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड। नंबर 2, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राईलैंड फार्मिंग। नंबर 3, इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड। अब माइक्रो इरिगेशन जो होती है वो कई तरह की होती है। ड्रिप इरिगेशन भी माइक्रो इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी एक तरीके से माइक्रो इरिगेशन मानी जाती है। बेसिकली आपने अपने फार्म को फ्लड नहीं कर देना पानी से, राइट। आपने वहीं पर पानी देना है, उतना ही पानी देना है जितना कि क्रॉप को रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप कम पानी देते हो, उतना ही पानी देते हो जितने की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली आप फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट लॉस को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे माइक्रो इरिगेशन के साथ न्यूट्रिएंट लॉस आपका लिंक्ड है, ये चीज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि माइक्रो इरिगेशन और न्यूट्रिएंट लॉस का क्या लिंक है। बहुत ही सिंपल लिंक है। मैं थोड़ा सा आपको यहां पे हिंट देता हूं कि पानी जितना आप दोगे जितना कम आप पानी दोगे, जितना आप फ्लड नहीं करोगे फील्ड को, उतना कम आपकी फर्टिलाइजर कंजम्पशन होगी। ऐसा क्यों है, राइट, ये आपने मुझे बताना है। नंबर 2, इस स्टेटमेंट के अंदर ओनली वर्ड यूज्ड है, इट इज द ओनली मींस ऑफ इरिगेशन इन ड्राईलैंड फार्मिंग। ये भी गलत हुआ। जहां पर ओनली वर्ड आता है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि आपके कान खड़े होने चाहिए। क्या ऐसा है कि ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज के अंदर सिर्फ माइक्रो इरिगेशन ही हो सकती है? ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। और तरह की इरिगेशन भी आपके ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज में हो सकती है। टैंक इरिगेशन भी हो सकती है आपके ड्राईलैंड एरियाज के अंदर। माइक्रो इरिगेशन ओनली मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज के अंदर। नंबर 3, कुछ इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जितना ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर से निकालोगे या ग्राउंड से आप निकालोगे, उतना जल्दी आपका ग्राउंड वाटर टेबल जो है रिसीड होगा। जितना कम पानी आप टिप ऑफ द रूट को दोगे, उतना पानी दोगे जितना कि उस क्रॉप को रिक्वायरमेंट है, आप ग्राउंड वाटर टेबल के डिप्लीशन को चेक कर सकते हो, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 3 ओनली। 2 अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपके सीधी दो ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट होती हैं, बी और डी, और आपको चेक करना है सिर्फ 3 ऑप्शन को। और 3 ऑप्शन बहुत ईजी है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जितना कम पानी यूज करोगे उतना ही कम आपका ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाएगा। और माइक्रो इरिगेशन के अंदर एज कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन आप कम पानी ही यूज करते हो, बिकॉज आप सीधा टिप ऑफ द रूट को पानी देते हो, सीधा आप रूट को पानी देते हो, आप ओवरऑल फ्लड नहीं कर देते खेत के अंदर पानी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर बेस्ड है। आपसे जो पिछला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2011 में, ये था माइक्रो इरिगेशन के ऊपर। अब 2016 में यूपीएससी ने पूछ लिया आपसे ड्रिप इरिगेशन के ऊपर। ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, राइट। ऐसे मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहे रिपीट ना हो, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं यूपीएससी में। हमने दिमाग में ये नहीं रखना कि यूपीएससी तो क्वेश्चन रिपीट करती ही नहीं है। क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं करती है, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, इनफैक्ट सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर भी तोड़ मरोड़ के, थोड़ा सा कान को टेढ़ा पकड़ के वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है। अब यहां पर क्या पूछा इसने? एडवांटेजेस पूछ लिया ड्रिप इरिगेशन के। पीछे क्या पूछा था? पीछे भी एडवांटेजेस ही थी कहीं ना कहीं। तो यहां पर एडवांटेजेस की बात की गई है कि कौन सी इन 3 में से आपके ड्रिप इरिगेशन की एडवांटेजेस है। यहां पर हमने एलिमिनेशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहली क्या एडवांटेज दी गई है? रिडक्शन इन वीड। जितना कम पानी मिलेगा उतना वीड के सीड्स को फूटने का जो प्रोबेबिलिटी है उतनी कम होगी। तो जितना कम पानी होगा ड्रिप इरिगेशन में, पानी कम होगा, उतना ही होगा जितने की रिक्वायरमेंट है, उतने वीड के जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसलिए पहली ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही बनती है। तो यहां पर आपका क्या हो गया? एक तो आपका डी निकल गया और एक आपका बी निकल गया। अब आपने चेक करना है कि 1 and 2 ओनली है या 1 and 3 ओनली है।
नंबर 2 क्या है, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, और 3 है आपका रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। अब सॉइल सैलिनिटी का क्या लिंक है विद ड्रिप इरिगेशन, क्या आप ये बताएंगे मुझे कि सॉइल सैलिनिटी का क्या लिंक हो सकता है विद इरिगेशन? ये चीजें पहले आपको समझाता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं। अब इरिगेशन लेड सैलिनाइजेशन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जितना आप इरिगेट करोगे, जितना आप लैंड को इरिगेट करोगे, तो जो रूट है या जो क्रॉप है वो नियरली प्योर वाटर को एब्जॉर्ब करता है फॉर ट्रांसपीरेशन, राइट। तो बचा क्या पीछे, सॉल्ट्स बच गए। उसके बाद जब इवेपोरेशन होगी सॉइल सरफेस से, तब क्या होगा, तब भी सैलिनाइजेशन होगी, बिकॉज पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जितना भी सॉल्ट है पानी में वो आपका सॉइल के ऊपर ही रह जाएगा। फाइन, इसलिए सॉइल सैलिनाइजेशन हो सकती है अगर जितना ज्यादा आप पानी यूज करते हो, राइट। तो आपका जो इसके अंदर रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी है और रिडक्शन इन सॉइल इरोजन है, ये चीज के ऊपर आपको ये बताना है कि ड्रिप इरिगेशन से रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी हो सकती है या रिडक्शन इन सॉइल इरोजन हो सकती है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बनता है 1 and 2 ओनली, यानी कि ए। यहां पर गलत दिया हुआ है, सी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वीड भी आपकी जो है वो कम हो सकती है, बिकॉज वीड के सीड्स को कम मौका मिलेगा जर्मिनेट होने का अगर पानी कम होगा। नंबर 2, सॉइल सैलिनिटी भी कम होगी, क्यों, बिकॉज जब आप ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो आप कम पानी यूज करेंगे, कम पानी यूज करेंगे तो इवेपोरेशन जो पानी की है वो कम होगी और पीछे सॉल्ट बचेगा वो भी कम बचेगा। तो आपका 2 इसका करेक्ट होना चाहिए, 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर बनता है। मैं इसको चेंज कर दूंगा पीडीएफ के अंदर, द आंसर शुड बी ए, यानी कि 1 and 2 ओनली। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है नेचुरल रबर के ऊपर और इंडिया का उसके साथ स्टेटस, असर्शन है और रीजन है। अब ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने पूछा था 2004 के अंदर। फाइन, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल रबर, ये असर्शन है, और रीजन है अबाउट 97% ऑफ इंडियाज डिमांड फॉर नेचुरल रबर इज मेट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब ये क्वेश्चन क्योंकि 2004 में पूछा गया था और आप ये जानते हैं कि इकोनॉमी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, इसलिए जो भी कमोडिटी इंडिया में प्रोड्यूस होती है उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज चेंज हो सकती हैं इतने सालों के अंदर। तो 2004 से लेके अब 2019 है, तो 15 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का तब जब आंसर था, जब 2004 में पूछा गया था, तब इसका आंसर बी था। ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उस टाइम पर इंडिया नेचुरल रबर एक्सपोर्ट नहीं करता था और इंडिया की जो डिमांड है नेचुरल रबर की 97% तक वो डिमांड इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट हो जाती थी। लेकिन इसमें कैच है, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड नाउ, तो क्या इसकी आंसर बनता है, बिकॉज अब डेटा चेंज हो चुका है, अब इंडिया नेचुरल रबर एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो जो ए है वो अब ट्रू, वो फॉल्स हो जाती है, बिकॉज ए में क्या लिखा हुआ है असर्शन में कि इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल रबर, ये गलत है। इंडिया आज के टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाता है इंडिया डज एक्सपोर्ट नेचुरल रबर। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो 97% इंडिया की डिमांड है नेचुरल रबर की वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही पूरी हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी आज के टाइम में गलत है, बिकॉज अराउंड 60% जो इंडिया की डिमांड है वो इंपोर्टेड नेचुरल रबर से पूरी होती है, ना कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। इसलिए अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ए भी फॉल्स है और आर भी फॉल्स है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ न्यूज आइटम्स लगाई हैं, ये 2018 की है, ये 2017 की है और ये भी 2017 की है, राइट। तो 2018 के अंदर न्यूज क्या आई थी कि जो डोमेस्टिक नेचुरल रबर प्रोडक्शन है वो सिर्फ 42% डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करती है, मतलब 60% डिमांड जो नेचुरल रबर की इंडिया के अंदर है वो इंपोर्ट से पूरी हो रही है। 2018 के अंदर जो इंडिया की ये न्यूज आई थी कि जो इंडिया की रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ओवर रिलाय करती जा रही है इंपोर्ट्स ऑफ लो कॉस्ट नेचुरल रबर के ऊपर। ये रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया को वार्न करते हुए ये आर्टिकल निकाला था। ये न्यूज के अंदर आया था कि इंडिया की जो रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ज्यादा डिपेंड करती जा रही है इंपोर्ट्स ऑफ लो कॉस्ट नेचुरल रबर के ऊपर। 2017 में क्या न्यूज आई थी कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट है नेचुरल रबर का वो बढ़ गया है इन 2017 एज कंपेयर टू 2016, राइट। तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं नेचुरल रबर की वो बहुत ज्यादा गिर गई थी पिछले कुछ सालों के अंदर, जिसकी वजह से जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स थे नेचुरल रबर के वो भी गिर गए थे। धीरे धीरे वो प्राइस थोड़ी सी रिकवर की थी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से 2017 में जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स हैं नेचुरल रबर के वो बढ़े गए थे एज कंपेयर टू 2016। तो आपको ये थोड़ी सी स्टेटमेंट्स आपको दिमाग में रखनी है जब भी ये न्यूज आइटम, ऐसी न्यूज आइटम इंडिया की प्रोडक्शन की, इंडिया कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया कितना वो इंपोर्ट करता है, इंडिया कितना वो एक्सपोर्ट करता है, ज्यादा इंडिया की जो डिमांड है
वो क्या डोमेस्टिकली मीट होती है या इंपोर्ट से मीट होती है, आपको इस डेटा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस डेटा के बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन किया। अगर आपसे आज पूछा जाता है कि क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है नेचुरल रबर, यस इंडिया करता है, तो ए रॉन्ग है। क्या इंडिया की 97% डिमांड पूरी हो जाती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, नहीं, हमने देखा 42% पूरी हो रही है, ऑलमोस्ट 58% जो आपकी डिमांड है 60% के करीब करीब वो आपकी इंपोर्टेड नेचुरल रबर से पूरी हो रही है, डोमेस्टिकली पूरी नहीं हो पा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आज का 6th और 7th क्वेश्चन आपके रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा अगेन सेम चीज की क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे रिपीट होता है। तो 2004 के अंदर यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल सीड्स के ऊपर, कि इंडिया जो है कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल सीड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज क्या इसका रीजन है कि इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल सीड्स अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नंबर 1 ऑप्शन क्या दी कि फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो फूड ग्रेन्स विद हाईली रिम्यूनरेटिव सपोर्ट प्राइसेस। अब देखिए ये वाली ऑप्शन बार बार आपको क्वेश्चंस में दिख रही है। मैंने आपको एमएसपी के अंदर ये चीज क्लियरली समझाई थी कि एमएसपी हैज लेड टू स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, बिकॉज एमएसपी के थ्रू कई सारे क्रॉप्स की गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस अनाउंस तो करती है लेकिन सारे क्रॉप्स प्रोक्योर नहीं करती। कौन से प्रोक्योर जनरली किए जाते हैं, राइस, वीट एक्सेट्रा, राइट। तो जब भी गवर्नमेंट जिन क्रॉप्स को प्रोक्योर करेगी, अगर गवर्नमेंट को प्रोक्योर करेगी तो फार्मर को एक इंसेंटिव मिलेगा उन्हीं क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे उसकी सॉइल, उसका क्लाइमेट, उसका जो रीजन है वो उस क्रॉप के लिए सूटेबल ना हो। इसलिए जो ऑयल सीड्स है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको बहुत प्रोक्योर नहीं करती है, इसलिए फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो फूड ग्रेन्स जिसके गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है और जिसके लिए गवर्नमेंट रिम्यूनरेटिव सपोर्ट प्राइसेस अनाउंस करती है, और वो प्राइसेस मार्केट प्राइसेस को इंपैक्ट करते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। तो पहली ऑप्शन ट्रू है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्या है कि मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जैसे कि आपके जो मिलेट प्रोडक्शन है वो रेनफेड एरियाज के अंदर होती है, सिमिलरली ऑयल सीड्स भी बहुत ज्यादा एश्योर्ड इरिगेटेड एरियाज के अंदर नहीं किए जाते, ये भी रेनफेड एरियाज के अंदर हो रहे हैं जिनके पास एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है और प्रोडक्शन भी कम रहती है, लीडिंग टू इंडिया इंपोर्टिंग द रिमेनिंग ऑयल सीड्स, राइट। तो इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। नंबर 3, ऑयल्स फ्रॉम सीड्स ऑफ फ्री ओरिजिन एंड राइस ब्रान हैव रिमेन्ड अनएक्सप्लॉइटेड। इस ऑप्शन को चेक करने से पहले आप ये देखिए कि आपने ये देख लिया कि फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, तो 1 और 2 आपके कहां कहां पर आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। अब आप फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, इट इज फार चीपर टू इंपोर्ट ऑयल सीड्स देन टू कल्टीवेट द ऑयल सीड क्रॉप्स। कितनी बेतुकी सी ऑप्शन है कि आपको इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है, यानी कि आपको एक तरफ कल्टीवेट करना पड़े इंडिया के अंदर, उससे बेटर है कि आप इंपोर्ट कर लो बिकॉज इंपोर्ट्स आपको सस्ते पड़ रहे हैं। ऐसा जनरली नहीं होता, बिकॉज आप हमेशा ये चाहोगे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस हो, बिकॉज आपको बाहर से जब आप इंपोर्ट करोगे आपको फॉरेन एक्सचेंज आउट को करनी पड़ेगी, फाइन, तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज उसमें जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन क्योंकि थोड़ी सी बेतुकी है इसलिए आप फोर्थ वाली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपकी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है। प्लस आपने ये देख लिया कि 1 और 2 करेक्ट है, तो आपकी सी ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी। अब आपको 3 चेक करना है कि ऑयल्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्री ओरिजिन एंड राइस ब्रान हैव रिमेन्ड अनएक्सप्लॉइटेड, ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपका करेक्ट आंसर बनता है 1, 2 एंड 3। अब थर्ड स्टेटमेंट को लेके मैं आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर समझाऊंगा, राइट। इंडिया का ऑल्दो जो कंट्रीब्यूशन है ऑयल सीड प्रोडक्शन का वो अराउंड 10% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन जरूर है, लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर ऑयल सीड्स या एडिबल ऑयल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है जो कि ऑयल सीड से बनते हैं, इसलिए इंडिया को बहुत ज्यादा ऑयल सीड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अराउंड 60% ऑफ रिक्वायरमेंट इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ती है एडिबल ऑयल की भी, फाइन। उसके बाद हमने एक लेक्चर में देखा था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसके अंदर एक सब कंपोनेंट है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसके अंदर नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम को भी मर्ज कर दिया गया है अंडर द एनएफएसएम। इसने जो ये प्रोग्राम है इसने टारगेट सेट किया है कि हम ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, इंडिया इंक्रीज करेगा टू 42 मिलियन टन्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2022। इंक्रीज बाय नहीं है, इंक्रीज टू है, तो टोटल प्रोडक्शन होगी वो 42 मिलियन टन्स का टारगेट रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। प्लस इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट से लिंक्ड है कि इस मिशन ने ये भी ठाना है कि हम प्रमोट करेंगे adoption of newly released varieties and improved agro techniques in oilseed crops। newly released varieties जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, जिनमें से तेल या ऑयल ज्यादा निकले, ऐसी वैरायटीज को भी प्रमोट किया जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन हमारी यहां पर ट्रू थी कि जो ऑयल्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्री ओरिजिन एंड राइस ब्रान है वो अनएक्सप्लॉइटेड रहे हैं, बिकॉज फार्मर्स को शायद उन ऑयल सीड्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत टेक्निकल नो हाउ नहीं है। तो ये जो न्यू रिलीज्ड वैरायटीज हैं उनके बारे में भी
नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम आपके फार्मर्स तक नॉलेज पहुंचाएगा, उनकी प्रोडक्शन को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये 2018 में आया था। अब आपका जो पिछला क्वेश्चन था ये 2004 का क्वेश्चन है, ये ऑयल सीड से रिलेटेड है और ये एडिबल ऑयल से भी लिंक्ड है। क्वेश्चन 2018 में क्या आ गया, एडिबल ऑयल के ऊपर, राइट। तो आपसे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपसे ये पूछा गया था कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 ईयर्स। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि इंडिया का जो ऑयल सीड्स है प्रोडक्शन है वो कम है। ऑल्दो इंडिया 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड एडिबल ऑयल्स की बहुत ज्यादा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर एडिबल ऑयल्स 60% ऑफ द रिक्वायरमेंट। अगर 60% ऑफ रिक्वायरमेंट इंडिया डिपेंडेंट है अपने एडिबल ऑयल्स की डिमांड के लिए इंपोर्ट्स पे, तो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम है और आपके इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, इसलिए आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट बन जाती है, राइट। तो कैसे आपका ऑयल सीड्स का क्वेश्चन इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स के साथ लिंक होता है, वही इंफॉर्मेशन यूज करके यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कोई भी कस्टम ड्यूटी इंपोज नहीं करती इंपोर्टेड एडिबल ऑयल के ऊपर। अब अगेन ये बेतुका स्टेटमेंट है कि अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, और हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस चीज की कम है, हमें अपनी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटी तो होगी। तो गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी जहां तक मुझे याद है 2% की लगाती है ऑन द इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपकी करेक्ट जो आंसर बना दैट बिकेम ऑप्शन ए, यानी कि 1 ओनली। तो ये थे आज के 7 क्वेश्चंस। होपफुली आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें सीखने को मिली हो। एग्रीकल्चर थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, यहाँ पर थोड़े डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। जैसे ही हम आगे फिजिकल सिस्टम पर और मॉनिटर सिस्टम के ऊपर आएंगे, फाइनेंशियल सिस्टम पे आएंगे, तो लेक्चर्स थोड़े से आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेंगे, बिकॉज वहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा होंगे, फैक्ट्स थोड़े कम होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी ड्राई लग रहा है पढ़ाते हुए, लेकिन हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। आप यहाँ पर जो मैंने आपसे होमवर्क दिया आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए और इन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए प्लीज विजिट आवर साइट civilstaff.com। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।